बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। इट इज़ आल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जो ओनली डिपेंड करती है सल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे। इस पे डिपेंड नहीं करते कि आपके पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो किसी के साथ इंटरेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास ऑस्मोसिस भी अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? When a solution is separated from its pure solvent by a semi-permeable membrane, it is observed that the solvent tends to pass through the membrane spontaneously into the solution and thereby dilute it. आपके पास क्या कर लेते हैं कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सल्यूट भी होंगे एंड सॉल्वेंट भी होंगे। ठीक है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट आपके पास मिल के सोल्यूशन बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी सोल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजार उसमें डिप कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वॉल सा उसमें बना लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि उसमें से सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट, वो उस सोल्यूशन जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं उससे निकल जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली, और आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन जो कंसंट्रेटेड था उसको डाइल्यूट कर लेता है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं या एंडोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। हमारे पास एक सोल्यूशन था। ठीक है। एक चैम्बर है जिसकी टू कंपार्टमेंट है। दरमियान में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फिट किया है। एक साइड पे आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, दूसरे साइड पे आपके पास सॉल्वेंट है। तो आपके पास जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा उसमें से सॉल्वेंट पास होगा टूवर्ड्स द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तब तक ये पास होता रहेगा जब तक वो इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट नहीं कर लेता। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमारे पास डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन आपके पास अगेन स्पॉन्टेनियसली होता है, लेकिन डिफ्यूजन में हमारे पास कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता। सिमिलरली डिफ्यूजन में आपके पास सॉल्वेंट एंड सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों जो है वो मूव करते हैं। जिस तरह आप इंक को पानी में डाल देते हो, ठीक है, या फिर आप जो है एक कलर के शरबत को दूसरे कलर के शरबत में मिक्स करते हो, तो इसमें आपके पास क्या होगा? एक की कंसंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा होगी, दूसरी की कम होगी। वो तब तक डिफ्यूज्ड हो रहा होगा जब तक आपके पास इवन ये सोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो जाता। ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या है कि ओनली सॉल्वेंट विल माइग्रेट टू थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू माइग्रेट करता है, और हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो पीछे रह जाते हैं। और ये क्या कर लेते हैं कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों में एक ही बात हो रही है, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों जो है इंटरमिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज्ड हो जाएंगे, और इवन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। जबकि ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होगा कि दोनों कंपार्टमेंट की साइड पे आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तब बनेगा जब ओनली सॉल्वेंट आपके पास मूव करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हम ऑस्मोसिस में यूज करते हैं, मोस्टली हमारे पास कॉपर फेरोसाइनाइड यूज होता है, सेलुलोज एसीटेट यूज होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, एग मेम्ब्रेन हमारे पास यूज होते हैं, इसी तरह पोटाशियम फेरोसाइनाइड हमारे पास यूज होते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं। ठीक है। ऑस्मोसिस, ये सारे आपके पास क्या है? दीज आर एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास क्या है कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास क्या होते हैं? हम अ, अगर एक अपरेटस बनाते हैं, लाइक हमारे पास एक अपरेटस है जिसमें एक साइड पे शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो दूसरे साइड पे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्शन में है। जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है
उसके ऊपर एक हुड रखा है, एक मूवेबल पिस्टन रखा है। ठीक है, और ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस सोल्यूशन पे। अब हमारे पास क्या है, इसको सोल्यूशन ए कह दे एंड इसको सोल्यूशन बी कह दे। अब आपने क्या किया कि ये जो इस जगह पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जब फिट किया, तो दूसरे साइड पे जो लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था वो ओपन एयर पे में मौजूद था, और आपके पास उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन की वजह से सॉल्वेंट जो है वो मूव करना शुरू कर गया। इतना मूव कर रहा था कि वो उस पे एक खास हद तक इस साइड पे आने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो मूवेबल पिस्टन है वो मूव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास मूवेबल पिस्टन है, और ये सोल्यूशन जो है ये कोशिश करता है कि मैं जो है अपने आप को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। सो ये इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है इस लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पे, ताकि आपके पास क्या हो, एक इवन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो जाए। सो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो द प्रेशर that must be applied on the solution in order to prevent osmosis is called osmotic pressure. अब हमारे पास क्या है, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। हमारे पास क्या होता है कि ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए या ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने कहा कि हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कंसंट्रेशन concentrated solution more than osmotic pressure, the solvent will move from the concentrated region towards the dilute region. This process is called reverse osmosis. अब देखें, अगर हम इस पिस्टन को बहुत ज्यादा प्रेस करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि आपके पास यहाँ पे जो अपना इसका इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर था वो तो सिर्फ इतनी हद तक प्रिवेंट करता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो, लेकिन हम यहाँ पे इतना प्रेशर इस पिस्टन पे अप्लाई कर ले कि वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपके पास इस सोल्यूशन में से सॉल्वेंट निकलना स्टार्ट कर लेगा लेस डाइल्यूटेड सोल्यूशन की तरफ या लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। सो इस तरह हमारे पास क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं या एक्स ऑस्मोसिस। अब हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन पे मुख्तलिफ ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सोल्यूशन का आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, अगर आपके पास 1% कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास 535 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। जब आपके पास कंसंट्रेशन 2% हो जाती है तो ये आपके पास कितना होता है, 1016 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। जब आपके पास 2 से ज्यादा होगा तो 15.8, एंड इसी तरह आगे जितना भी हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास उतना ही बढ़ता जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, डेली लाइफ में ऑस्मोसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक ये जो है इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज्ड होती है। हम किसी भी कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज ऐड हो गई, तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए या उस सोल्यूशन को थोड़ा सा लेस कंसंट्रेटेड बनाने के लिए हमने इसके साथ ऐसे कनेक्शंस बनाए होते हैं ताकि आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की थ्रू ओनली सॉल्वेंट जो है वो उस सोल्यूशन को आपके लिए डाइल्यूट बना ले। सो हमारे डेली लाइफ में हर इंडस्ट्रीज में या मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में हम ऑस्मोसिस को यूज करते हैं। इसी तरह द विक्टिम्स ऑफ शिप wrecks प्यूरिफाई सी वाटर, आपके पास सी वाटर में जो है बहुत ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है। अगर इन केस हम ये जो बहरी जहाज होते हैं वहां पे उनके पास पानी ना हो,
ठीक है, तो वो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, समंदर का पानी यूज करेगा, लेकिन समंदर के पानी को वो ऑस्मोसिस के थ्रू पीने के काबिल बनाएंगे। सिमिलरली हमारे पास जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर पौधों को पानी दे दिया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास क्या होगा कि वो जमीन से सिर्फ पानी को, सॉल्वेंट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हमारे पास पानी के मुख्तलिफ प्लांट्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा एवापोरेशन होती है प्लांट से। सो वो क्या करते हैं, जमीन से पानी को सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह वो अपने प्लांट के वीक पार्ट्स को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह ascent of sap in plant from root to the upper parts takes place by the osmosis और osmotic pressure। इसी तरह आपके पास क्या है कि वही बात दोबारा कि हम पानी दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, ascent of sap का प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ osmosis। फिर हमारे पास आ जाती है isotonic solution have been prepared to prevent plasmolysis and hemolysis। लाइक अगर आपके पास क्या हो, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म से प्रिवेंट करने के लिए भी आपके पास आइसोटोनिक सोल्यूशन की जरूरत होती है, कि आपके पास जो सेल्स हो उसमें इवनली सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन मौजूद हो। सिमिलरली हीमोलाइसिस लाइक डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए भी हमें आइसोटोनिक सोल्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, आइसोटोनिक आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, जब आपके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। हमारे पास एक होता है हमारे पास क्या है, तीन किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। एक को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक, और एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में हमारे पास क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, और जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो आपके पास कम अमाउंट में होंगे। ठीक है, इसी तरह हाइपरटोनिक कंडीशन में आपके पास क्या होते हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, जबकि सॉल्वेंट उसमें कम होता है। लाइक हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात कर ले। और आइसोटोनिक में आपके पास क्या होंगे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन बराबर होती है। सो इस वजह से आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर इवन होगा, और यू आपके पास जो सेल्स वगैरह होते हैं उनकी श्रिंकिंग नहीं होती, या हीमोलाइसिस अगर आपके पास हो, ठीक है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन को हम कहते हैं, तो वो भी आपके पास नहीं होंगे, और यू आपके पास क्या है, बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मली रह सकेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्वेशन। सॉल्वेशन आपके पास क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज अ सॉल्वेशन। आपके पास सल्यूट एंड सॉल्वेंट के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। अगर सल्यूट पार्टिकल आयोनिक हो और इसको हम किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर ले, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, वो आयोनिक सल्यूट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स को सराउंड कर लेगा। जब ये इसको सराउंड करेगा तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इंटरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यू अब ये सल्यूट पार्टिकल अपनी नेचुरल जो उनकी स्टेट होती है उसमें फिर एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक आयोनिक था ना, साल्ट वगैरह हो तो वो फिर साल्ट की स्टेट में नहीं होते, बल्कि वो आइंस की स्टेट में होते हैं जिसको सॉल्वेंट ने सराउंड किया होता है। और ये आइंस जो है इनके दरमियान में अब आयोनिक इंटरेक्शन नहीं होती। अगर इन केस सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होता है तो फिर हम इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। वाटर के लिए हम हाइड्रेशन का वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम पोटाशियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर लें तो पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करेगा पोलर पार्ट, दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर, और यू हमारे पास इसको कंप्लीटली
ये क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और ये इस तरह बिहेव करेंगे जैसे कि एक कम्प्लेक्स बना लिया है। अब इसका अपनी ही दूसरे कंपोनेंट दैट इज एनाइन क्लोराइड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल ने कंप्लीटली सराउंड किया होता है। इसी तरह अगर क्लोराइड को हम देखें, तो क्लोराइड के इर्द गिर्द आपके पास क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट्स आएंगे, क्योंकि क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, और ये भी एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अब इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव के दरमियान में इंटरेक्शन नहीं रहता, ना अब ये आयोनिक कंपाउंड की फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि ये आइंस की स्टेट में चले जाते हैं, और ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं, इसकी सॉल्वेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड किया होता है। सिमिलरली फिर हमारे पास अगेन वही बात आ जाती है कि आपके पास लाइक डिजोल्व इन लाइक होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल आसानी से पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आसानी से नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। लाइक साल्ट एंड शुगर जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, या इनके दरमियान में वांडरवाल इंटरेक्शन, मतलब पोलर इंटरेक्शन आ सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ सकती है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब नॉन पोलर में डिसॉल्व किया जाता है, तो मोस्टली इसमें वांडरवाल इंटरेक्शंस क्रिएट होती है, और यू इनकी सॉल्वेशन हो जाती है। सो ये हमारा सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।